So, see, we are starting again a important chapter, serially topic 15. It is biodiversity and conservation. So, definitely, you will get some 2 or 3 question on this chapter. सो बायोडायव्हर्सिटी अँड कन्झर्वेशन सिरियली टॉपिक 15 आपण सुरू करतो आहे. खूपच सोपा टॉपिक आहे. मी जेवढ्या अंडरलाईन इम्पॉर्टंट पॉईंट सांगेल ते एका पेजवर सेपरेटली तुम्ही लिहून घ्यायचे आणि तेवढेच वाचायचे किंवा बुकमध्ये अंडरलाईन करून घ्यायचे रिव्हिजनच्या वेळी. याच्या आधी आपण 14वा आणि 16वा टॉपिक घेतला. दोनों में आपने जो टेस्ट दी है उसका परफॉर्मेंस क्लासरूम टीचिंग से भी बढ़िया आया है. टू द पॉइंट, कम समय में ये होता है और मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा. सो लेट अस स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. तो देखो, इस चैप्टर में 2 चीज़ें आएंगी. एक आएगी कि हमारी धरती के ऊपर अनेक प्रकार की स्पीसीज़ रहती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. सो फिशेस, इंसेक्ट्स, फंगाई, एंजियोस्पर्म्स, ऐसी कई सारी स्पीसीज़. द सम टोटल ऑफ ऑल स्पीसीज़ प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया रिप्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया. सो किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज़ है, घास की हो, एंजियोस्पर्म की हो, बर्ड्स की हो, उसे कहा है बायोडाइवर्सिटी, जीव विविधता. और इंसानी गतिविधियों से और कई कारणों से ये बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है. तो उसका कैसे हो सकता कंजर्वेशन, हम लोग उसे बचा कैसे सकते हैं. तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आगे आएंगे. इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, और उस पर हमेशा क्वेश्चन रहता है. तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर डायरेक्टली. If an alien from a distant galaxy were to visit our planet, the Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably the enormous diversity of life that he would encounter. सो इफ ॲन एलियन म्हणजे एखादा परग्रही, बाहरी ग्रहों से आने वाला व्यक्ति, फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी, दूसरे गैलेक्सी से जो आया है, वेयर टू विजिट आर प्लैनेट द अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम, उसे अमेज या बैफल करने वाली, चौंका देने वाली जो पहली चीज़ होगी, वुड मोस्ट प्रोबेबली द इनॉर्मस डायव्हर्सिटी ऑफ लाईफ. सो पृथ्वीवरची जी खूप जास्त जीव विविधता आहे, अनेक प्रकार के सजीव यहाँ रहते, दैट ही वुड एनकाउंटर. So if an alien from a distant galaxy were to visit our planet the Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. तो समजा दुसऱ्या ग्रहावरून एखादा मनुष्य किंवा एखादा एलियन आपल्या पृथ्वीवरती आला, तर पहिली गोष्ट म्हणजे इकडची प्रगती अधोगती हे जाऊ द्या, तर त्याला बुचकळ्यात टाकेल एक गोष्ट, ती म्हणजे इकडची जीव विविधता. म्हणजे आपल्या पृथ्वीवरती जे व्हरायटी ऑफ प्लांट्स, व्हरायटी ऑफ ॲनिमल्स राहतात, तर ते त्याला बुचकळ्यात टाकेल. सो इफ
an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably the enormous diversity of life that he would encounter. Even for human, the rich variety of living organism with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us. तो एलियन की बात छोड़ो, धरती पर जो इंसान हम लोग रहते हैं और हमारे साथ जो कई प्रकार के सजीव रहते हैं जिनके साथ हमने इस अर्थ को शेयर किया है, उस पे उनका भी हक उतना ही है. तो ये भी हमें चौंकाने वाली बात होगी की हमारे साथ कई प्रकार के जीव रहते. सो मनुष्य प्राणी जेव्हा विचार करेल की आपण ज्या पृथ्वीवर इतक्या विविध ऑर्गॅनिझम सोबत राहतो, तो आपल्यासाठी सुद्धा ही गोष्ट ॲस्टॉनिशिंग आणि फॅसिनेटिंग आहे. सो इवन फॉर अ ह्युमन द रिच व्हरायटी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विथ विच वी शेअर दिस प्लॅनेट नेवर सीज टू ॲस्टॉनिश अँड फॅसिनेट अस. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetle, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchid. एखाद्या सामान्य माणसाला याच्यावर विश्वासही बसणार नाही की या पृथ्वीवर 20,000 प्रकारच्या तर मुंग्या आहेत, 3 लाख प्रकारचे तर काळे किडे आहे, 28,000 प्रकारचे मासळे आहे आणि 20,000 प्रकारचे ऑर्किड्स है. तो एक सामान्य व्यक्ति भी इस पे भरोसा नहीं करेगा हमारी बात पे कि हमारी धरती पर चींटियों की 20,000 स्पीसीज़ है, बीटल की 3 लाख है, 28,000 प्रकार के तो मछलियाँ हैं और 20,000 प्रकार के ऑर्किड्स है. सो इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी biologists have been trying to understand the significance of such great diversity by asking some important question. तो इकॉलॉजिस्ट आणि इव्होल्युशनरी बायोलॉजिस्ट प्रयत्न करताय या जीव विविधतेचं महत्त्व समजून घेण्याचा. त्याकरता ते काही क्वेश्चंस विचारतात. मतलब कि यहाँ के जो इकोलॉजिस्ट है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, वो जानना चाहते हैं कि हमारी धरती पर इतनी ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है उसका महत्व क्या है. और ये जानने के लिए वो खुद से कुछ क्वेश्चन करते. वाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज, धरती पर इतनी सारी प्रकार की स्पीसीज क्यों हैं. Did such great diversity exist throughout the Earth's history? क्या ये डाइवर्सिटी यहाँ पर जब से धरती माता बनी तब से है. हाउ दिस डायव्हर्सिफिकेशन केम अबाउट. सो हे जीव विविधता कशी तयार झाली, ये डायव्हर्सिफिकेशन हुआ कब और कैसे. हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर. जीव सृष्टि के लिए कैसे और क्यों ये डाइवर्सिटी ज़रूरी है. वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ़ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस दैन दिस. अगर ये डाइवर्सिटी थोड़ी कम रहती या ज़्यादा रहती तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता था. हाउ डिड ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम दिस ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. इंसान को क्या लाभ है इतनी ज़्यादा बायोडायव्हर्सिटी से. तो असे काही प्रकारचे प्रश्न इकॉलॉजिस्ट आणि इव्होल्युशनरी बायोलॉजिस्ट स्वतःला विचारून याचं महत्त्व जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतात की एवढ्या सगळ्या स्पीसीज का आहेत, ह्या पहिल्यापासून पृथ्वीवर नांदताय का, हे डायव्हर्सिफिकेशन कधी झालं, ही डायव्हर्सिटी बायोस्फिअरसाठी कशी महत्त्वाची आहे. काही वेगळं झालं असतं का की ही डायव्हर्सिटी थोडी कमी किंवा जास्त असती तर, आणि आपला त्याच्यात काय लाभ. तो या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं हळूहळू तुम्हाला मिळतील. सो फर्स्ट टायटल,
बायोडाइवर्सिटी। अब तक मैंने कहीं पे आपसे ये नहीं कहा कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वगैरह, इसको लिखो, नो, जहाँ भी मुझे लगेगा आपको बताया जाएगा। सो बायोडाइवर्सिटी, जीव विविधता। इन आवर बायोस्फीयर immense diversity or heterogeneity exist not only at species level but at all levels of biological organization, ranging from macromolecules within cell to a biome. सो आपल्या जीवसृष्टीमध्ये ही जी हेट्रोजेनिसिटी किंवा विविधता आहे, ही नुसतं काही स्पीसीज लेवलवर नाही आहे, पण बायोलॉजिकल ऑर्गनायझेशनच्या सर्व लेवलवर आहे. मॅक्रोमॉलिक्यूल जितके विविध आहे एका सेलमध्ये, तिथपासून तर सगळ्यात मोठं ऑर्गनायझेशन असतं बायोम तिथपर्यंत. म्हणजे हमारे बायोस्फीयर में ये जो ग्रेट डाइवर्सिटी है, केवल वो स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा है तो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी के बारे में नहीं, बट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो लेवल है उन सभी लेवल पे है डाइवर्सिटी. किसी सेल में बायो मॉलिक्यूल माने मैक्रो मॉलिक्यूल्स में देखो कितनी डाइवर्सिटी है, वहाँ से लेके सबसे बड़ी ऑर्गनायझेशनल लेवल आहे बायोम. तर सर ह्या बायोलॉजिकल ऑर्गनायझेशनच्या लेवल कोणत्या असतात? जसं मॅक्रो मॉलिक्यूल्स in a cell, then the diversity in individual, diversity in the variety within a species, diversity among the species, in population, in ecosystem, that is community, and biome. तो हम मान के चलेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल ये लोवेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है और हाईएस्ट है बायोम. So in our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at a species level but at all levels of biological organization, ranging from macromolecule within a cell to a biome. The term biodiversity was popularized by a sociobiologist एडवर्ड विल्सन. अब ये पहली अंडरलाइन हमारी होगी. द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वॉज कॉइन्ड बाय अ सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स present on the earth. So Edward Wilson has coined the term biodiversity is our first underline or highlight or important point. So he coined that term biodiversity for combined diversity at all levels of biological organization. म्हणजे बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉप्युलेशन, इंडिव्हिज्युअल, मॅक्रोमॉलिक्यूल. तो या सगळ्या हेट्रोजेनिसिटीसाठी त्यांनी एक कॉमन टर्म काढली होती बायोडायव्हर्सिटी. एडवर्ड विल्सन. द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफ देम म्हणजे आता बायोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन्स लेवलवरती आपण डायव्हर्सिटी पाहतोय. जेनेटिक डायव्हर्सिटी. A single species might show high diversity at genetic level over its distributional range. तो कोई भी एक सिंगल स्पीसीज मान के चलो मैंगो, तो
मैंगो जो है वो एक स्पीसीज़ है मैंजीफेरा इंडिका। अब उस एक स्पीसीज़ में, इन अ सिंगल स्पीसीज़ से मैंगो, जेनेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे उत्तर प्रदेश के आम, गुजरात के आम, महाराष्ट्र के आम, कर्नाटका के आम, सो अलग अलग प्रकार के आम हैं। So a single species might show a high diversity at a genetic level over its distributional range. For example, the genetic variation shown by a medicinal plant Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in term of potency and concentration of active ingredient रेजरपाइन दैट द प्लांट प्रोड्यूस। अब ये हमारी सेकेंड अंडरलाइन होगी। राउल्फिया वोमिटोरिया नाम का जो प्लांट है जो हिमालयन रेंजेस में पाया जाता, उसमें जो एक्टिव केमिकल है रेजरपिन, उसकी पोटेंसी और उसका कॉन्सन्ट्रेशन, पोटेंसी म्हणजे त्याची गुण क्षमता, कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे त्याची तीव्रता, ती सुद्धा वेगवेगळी आहे. सो इंडिया हॅज मोर दॅन 50,000 जेनेटिकली डिफरंट स्ट्रेन्स ऑफ राईस. नीट क्वेश्चन, अंडरलाइन लिख लो. इन इंडिया देर आर मोर दॅन 50,000 50,000 पेक्षा जास्ती जेनेटिकली डिफरंट स्ट्रेन्स ऑफ राईस. तो ही कोणती डायव्हर्सिटी आहे? जेनेटिक डायव्हर्सिटी आहे. स्पीसीज एकच आहे राईस. अँड 1000 व्हरायटीज ऑफ मँगो. सो तुम्हाला आता इथं लक्षात ठेवायचं आहे राउल्फिया वोमिटोरिया, त्याचा ॲक्टिव्ह केमिकल रेझरपिन, आणि चावल की 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स है हिंदुस्तान में. आम की व्हरायटीज़ है 1000. तो ही सगळी जेनेटिक डायव्हर्सिटी आहे. आत्ता स्पीसीज डायव्हर्सिटी थोड़े बड़े लेवल पे. द डायव्हर्सिटी ॲट स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फिबियन स्पीसीज डायव्हर्सिटी दॅन ईस्टर्न घाट. तो समजा पश्चिम घाटमध्ये ॲम्फिबियन्सच्या जर 300 स्पीसीज असतील, म्हणजे फ्रॉग, सॅलॅमेंडर, अशा समजा 300 स्पीसीज असतील वेस्टर्न घाटमध्ये. ईस्टर्न घाटमध्ये समजा 200 असतील. याचा अर्थ वेस्टर्न घाट इज रिच इन स्पीसीज डायव्हर्सिटी दॅन द ईस्टर्न घाट, पर्टिक्युलरली फॉर ॲम्फिबियन स्पीसीज. दिस इज स्पीसीज डायव्हर्सिटी. आता आपण जेनेटिकल नाही बोललो, आता नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ पर्टिक्युलर फायलम. सो डायव्हर्सिटी ॲट अ स्पीसीज लेवल, फॉर एक्झाम्पल द वेस्टर्न घाट हॅव अ ग्रेटर ॲम्फिबियन स्पीसीज डायव्हर्सिटी दॅन ईस्टर्न घाट. Ecological diversity at ecosystem level in India, for example, with its desert ecosystem, rainforest ecosystem, mangroves ecosystem म्हणजे दलदल समुद्राच्या काठारी, कोरल रीफ्स समुद्राच्या तळाशी, वेटलँड्स, युस्टेरी, alpine meadows has great ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. जब हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो एक कंट्री के अलग अलग इकोसिस्टम कितनी है उसकी बात होती है. म्हणजे जेव्हा आपण इकोलॉजिकल डायव्हर्सिटीबद्दल बोलतो तर एका देशात किती वेगवेगळ्या प्रकारचे इकोसिस्टम आहे. तर आपल्या देशात डेझर्ट इकोसिस्टम आहे, रेन फॉरेस्ट आहे, मँग्रोव्ज आहे, कोरल रीफ आहे, वेटलँड आहे, युस्टेरी आहे, अल्पाईन मेडोज आहे. एवढ्या ग्रेट डायव्हर्सिटी एखाद्या नॉर्वे नावाच्या कंट्रीमध्ये नाही आहे. तो सर
आपण 3 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन पाहिल्या. जेनेटिक डायव्हर्सिटी म्हणजे नंबर ऑफ व्हरायटी विदिन स्पीसीज. स्पीसीज डायव्हर्सिटी म्हणजे नंबर ऑफ स्पीसीज विदिन अ फायलम इन पर्टिक्युलर एरिया. इकॉलॉजिकल डायव्हर्सिटी, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विदिन अ कंट्री. It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. So, करोड़ों साल लगे हैं इवोल्यूशन के, तब जाके ये रीच बायोडाइवर्सिटी कुदरत में बनी है. मतलब ये पहले से मौजूद नहीं थी, बिल्कुल नहीं. ये धीरे धीरे बढ़ते गई. It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. म्हणजे करोडो वर्ष लागले तेव्हा कुठं आपल्याला एवढी रिच बायोडायव्हर्सिटी ही धरोहर मिळाली. बट सॉरी, वी could lose all that wealth in less than 2 centuries if present rate of species loss continue. अब ये अगली आपकी अंडरलाइन होगी. इसी रेट से अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता रहा तो 200 साल काफ़ी है ये बायोडायव्हर्सिटी नष्ट होने के लिए. म्हणजे ही बायोडायव्हर्सिटी बनायला मिलियन्स ऑफ इयर्स ऑफ इव्होल्यूशन लागले, पण नष्ट होण्यासाठी 200 वर्ष पुरेसे आहे जर हाच लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटीचा ट्रेंड कंटिन्यू राहिला तर. बायोडायव्हर्सिटी अँड इट्स कन्झर्वेशन आर नाऊ वायटल एन्व्हायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंटरनॅशनल कन्सर्न as more and more people around world begin to realize critical importance of biodiversity for our survival and well-being on the planet. So biodiversity आणि त्याचं कन्झर्वेशन म्हणजे त्याला वाचवणे, आता हे महत्त्वाचे एन्व्हायरमेंटल इश्यूज आहे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर. दिवसेंदिवस अधिक लोक आता त्यांना हे कळलं आहे या बायोडायव्हर्सिटीचं महत्त्व आपल्या जगण्यासाठी आणि आपल्या सुखासाठी. मतलब कि अधिकतम लोग अब जान गए इसका महत्व कि हमने बायोडायवर्सिटी को बचाना चाहिए यदि हमें जीवित बचना है और हमें यहाँ खुशहाल रहना है तो. और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे अब ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इशू बन गया है. नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल. तो आत्तापर्यंत आपल्या जास्तीत जास्त 3-4 अंडरलाईन झाल्या असतील. हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ. धरती पर कितनी स्पीसीज है एंड हाउ मेनी इन इंडिया. भारतात किती आहेत. अब जहाँ मैं बोलूँगा वहीं आप अंडरलाइन करेंगे या सेपरेट पेज पे लिखोगे. अगर मेहनत करोगे तो 10 मार्क आपको ये 4 चैप्टर देंगे, 11 मार्क आपको ये 4 चैप्टर देंगे. बहुत इजी टॉपिक है. नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे. तो सर टायटल आहे की पृथ्वीवरती किती स्पीसीज असतील आणि भारतात किती. मग मी सोपं करून सांगतो. आपल्या पृथ्वीवर 1.5 मिलियन स्पीसीज रेकॉर्ड झाले आहे. म्हणजे 15 लाख स्पीसीज आपल्याला माहिती है. पर सर ये तो 15 लाख स्पीसीज़ या 1.5 मिलियन स्पीसीज़ धरती पर है, ये हमें पता हो गया, हमारे रजिस्टर पे उतरी है. पर जो नहीं उतरी उनका क्या. तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अंदाज लगाए.
वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळे अंदाज बांधले, पण त्यातले काही अंदाज भरकटले, गलत दिशा में गए। पर कुछ एजुकेटेड गेस है, जैसे रॉबर्ट मे के कहने के अनुसार 7 मिलियन स्पीसीज धरती पर होनी चाहिए, म्हणजे 70 लाख हो। आणि हा नीट क्वेश्चन आहे। सो आत्तापर्यंत आपल्याला किती माहिती झाली आहे? 1.5 मिलियन, 15 लाख। आणि किती असतील असं वाटतं? तो 70 लाख म्हणजे 7 मिलियन असतील, अकॉर्डिंग टू अ एज्युकेटेड गेस बाय रॉबर्ट मे। सिन्स देर आर पब्लिश रेकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीसीज डिस्कवर्ड अँड नेम्ड, म्हणजे जेवढ्या स्पीसीज शोधल्या आणि नावं दिल्या गेल्या त्याचे रेकॉर्ड आता पब्लिश झाले आहे, लोकांपर्यंत पोचले आहे। वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। हमें इस बात का पता चल गया है कि रिकॉर्ड पे कितनी स्पीसीज आ गई है, जिनके नाम हमें पता है, जिनका डिस्कवरी हो चुका। बट it is not easy to answer the question how many species are there on earth। हे फार कठीण आहे उत्तर देणं की मग तुम्ही शोधल्या तर आहे त्या माहिती आहे, पण अजून ज्या बाकी आहे त्या किती असतील, आणि आपली शोध पूर्ण होईपर्यंत त्या राहतील की त्या आधीच नष्ट होतील, की त्या वाढत जातील। तो सिन्स देर आर पब्लिश्ड रेकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्पीसीज डिस्कवर्ड अँड नेम्ड, वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन recorded so far, but it is not known or it is not easy to even answer the question how many species there are on earth। According to इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN। अब देखो ये नीट क्वेश्चन है। एक बार IUCN का फुल फॉर्म पूछा था। I इंटरनेशनल, U यूनियन, C कंजर्वेशन, N नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। सो IUCN क्या करती है? रेड डाटा या रेड लिस्ट मेंटेन करती है, जिसमें कौन सी स्पीसीज को धोखा है, किसको नहीं है, इसका पूरा हिसाब रहता। सो अकॉर्डिंग टू IUCN इन 2004 रिपोर्ट, total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. So, according to International Union for Conservation of Nature and Natural Resource IUCN 2004 report, total number of plant and animal species described named so far is slightly more than 1.5 million. म्हणजे IUCNच्या 2004च्या रिपोर्टनुसार 15 लाख स्पीसीज वनस्पती आणि प्राण्यांच्या आपण आजवर शोधल्या आहेत, त्यापेक्षा थोड्या जास्ती। पण आता हे लक्ष ठेवा, ज्या 1.5 मिलियन म्हणजे 15 लाख शोधल्या ना, त्याच्यात 70% ॲनिमल आहे, 70% ॲनिमल स्पीसीज आहे, म्हणजे 10 मधल्या 7। सो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. But we have no idea how many species are yet to be discovered and described. पर हमें नहीं पता है कि और कितनी डिस्कवर हो सकती, डिस्क्राइब हो सकती। Estimate vary widely and many of them are only educated guesses. प्रत्येकाने आपापले तर्क लावले आहे अभ्यासाच्या आधारे।
फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. आता हे तुम्हाला महत्त्वाचं आहे. फॉर मेनी टॅक्झोनॉमिक ग्रुप्स स्पीसीज इन्व्हेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट रीजन दैन इन ट्रॉपिकल रीजन्स या ट्रॉपिकल कंट्रीज. सुनो, ये हमारी धरती है और ये इक्वेटर है, तो इसके आसपास ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल रहती है. इसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते. पर टूवर्ड्स वेरी नॉर्थ अँड टूवर्ड्स व्हेरी साऊथ, म्हणजे उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव, याला आपण टेम्परेट रिजन म्हणतो. इट इज इनहॅबिटेबल, म्हणजे इथे राहणं फारच कठीण आहे. तो इकडच्या प्लांट आणि ॲनिमल स्पीसीजची इन्व्हेंटरी म्हणजे रेकॉर्ड्स भरत आले आहे, त्याचे शोध पूर्ण होत आले. का? कारण ते कमी आहे. जसं जसं तुम्ही नॉर्थकडून इक्वेटरकडे किंवा साऊथकडून इक्वेटरकडे याल तशी तशी डायव्हर्सिटी वाढत जाते. अर्थात नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ और साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ डाइवर्सिटी बढ़ते जाती है, और उल्टा इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ और इक्वेटर से साउथ की तरफ डायव्हर्सिटी कम होते जाती है. मग स्पीसीज इन्व्हेंटरी कुठच्या कंप्लीट होत आले आहे? सर, टेम्परेट कंट्रीजच्या, कारण तिथे डायव्हर्सिटी कमी आहे. So, for many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. Considering that an overwhelmingly large proportion of species are waiting to be discovered in tropics, biologists make a statistical comparison of temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other group of animal and plant to come up with the gross estimate of total number of species on earth. Now it's difficult, I will simplify. तो सुनो, टेम्परेट रीजन लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ इंसेक्ट का ग्रुप का स्टडी कंप्लीट हो चुका है. तो फर्ज करो कि एक कोई इंसेक्ट है ग्रास हॉपर, नाकतोड़ा, और नॉर्थ और साउथ पोल माने टेम्परेट कंट्रीज में उनकी डाइवर्सिटी मिली है से 100 स्पीसीज पर स्क्वायर किलोमीटर, और उसी ग्रास ऑफर की ट्रॉपिकल रीजन में हमें संख्या मिली है 500 स्पीसीज ऑफ दैट इंसेक्ट पर स्क्वायर किलोमीटर. इसका मतलब हुआ कि सर, टेम्परेट कंट्री से ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में 5 गुना वो इंसेक्ट ज़्यादा है. अब इसी को एक्स्ट्रापोलेट करके हम बता सकते कि अगर वहाँ पे 10 स्पीसीज़ ऑफ एंजियोस्पर्म हैं तो यहाँ पे 50 स्पीसीज़ होगी. इस तरीके से बस अंदाज़ा लगाया जा सकता है. So, considering that an overwhelmingly माने बढ़ा चढ़ा के large proportion of species waiting to be discovered in tropic, म्हणजे
ट्रॉपिकमधल्या स्पीसीज अजून डिस्कवर व्हायच्या बाकी आहे आणि त्या खूप असतील असं गृहीत धरून बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टॅटिस्टिकल कंपॅरिझन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस, म्हणजे यांचं एक रेशो घेतील ऑफ अन एक्झेस्टिवली स्टडीड ग्रुप ऑफ इन्सेक्ट अँड एक्स्ट्रापोलेट दिस रेशो टू अदर ग्रुप ऑफ ॲनिमल अँड प्लांट टू कम अप विथ द ग्रॉस एस्टिमेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ. सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 20 मिलियन टू 50 मिलियन. तो कुछ लोगों का दावा ऐसा है, पर वो सही नहीं है, कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज धरती पर हो सकती. बट मोर कंजर्वेटिव्ह अँड सायंटिफिकली साऊंड इस्टिमेट, म्हणजे व्यवस्थित आणि एक पक्क अंदाज जो बांधला, तो ये अंडरलाइन करो आप, ये नीट क्वेश्चन था अभी 19 में. रॉबर्ट मे places the global species diversity at about 7 million. मग सांगा आता, पृथ्वीवर सध्या डिस्क्राइब्ड आणि नेम्ड किती स्पीसीज आहे प्लांट ॲनिमलच्या? सर 1.5 मिलियन. आणि रॉबर्ट मेच्या इस्टिमेटनुसार किती असू शकतात टोटल? सर 7 मिलियन. म्हणजे 1.5 मिलियन ॲक्च्युअली रेकॉर्डवर आले आहे आणि असू शकतात 7 मिलियन, म्हणजे लगभग 4 टाइम्स. सो 15 चुक 60, 15 पाची 75, सो 4.5 गुना अधिक हो सकती इससे. सो हु हॅज एस्टिमेटेड दिस? रॉबर्ट मे. तो हा नीट क्वेश्चन आहे. Let us look at some interesting aspect about Earth's biodiversity based on currently available species inventory. तो आता लक्ष द्या, आपल्याकडे जी स्पीसीज इन्व्हेंटरी आली है, मतलब कि जो स्पीसीज डिस्क्राइब नेम्ड है, रिकॉर्डेड है, वो कितनी है? 1.5 मिलियन है. उसके आधार पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखते. जो 7 मिलियन हो सकती उसकी बात नहीं हो रही. लेट्स टेक अ लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी बट बेस्ड ऑन करंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंटरी. तो पहली इंटरेस्टिंग चीज़, मोर देन 70% ऑफ द ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल. While plant including algae, fungi, bryophyte, gymnosperm, angiosperm comprise not more than 22% of total. Underline, लिख लो कि जो 1.5 मिलियन स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड एंड रिकॉर्डेड, उसमें से 70% कोण है? ॲनिमल स्पीसीज आहे, प्राणी आहे. आणि वनस्पती ज्याच्यामध्ये अल्गी, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म आणि फंगस टाकला आहे. फंगससुद्धा प्लांटमध्ये टाकला आहे. ते किती आहे? 22%. म्हणजे 92% का हिसाब आ गया. अमंग एनिमल, insect are the most species rich taxonomic group making 70% of the total. सो ये बार बार नीट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए. तो 70% ॲनिमल्स आहेत, पण त्याच्यातही ॲनिमल्समध्ये सुद्धा 70% कोणते ॲनिमल आहेत? सो दे आर इन्सेक्ट. म्हणजे मी अजून सोपं करून जर
सांगितलं कि देखो ये हुआ 70%, तो ये 70% कौन है? एनिमल स्पीसीज, और इसमें भी 70% कोण से ॲनिमल है? इन्सेक्ट. म्हणजे पृथ्वीवर सगळ्यात जास्त डायव्हर्सिटी कोणाची आहे? इन्सेक्टची आहे. 20,000 प्रकारच्या मुंग्या, 3 लाख प्रकारचे बीटल आहे इथे. तो सगळ्यात स्पीसीज रिचनेस म्हणजे ग्रेट डायव्हर्सिटी कोणत्या ग्रुपमध्ये आहे? फायलम आर्थ्रोपोडा, त्याच्यात क्लास इन्सेक्टा. सो among animal, insects are most species rich taxonomic group, making up 70% of total. That means out of every 10 animal, the 7 are insect on this planet. 10 पैकी 7 किडे आहे. Again, how do we explain enormous diversity of insect? अब ये अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे कि फिर 10 में से 7 इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट में ही इतनी इनॉर्मस डाइवर्सिटी क्यों? तो देखो, मैं इसके 3-4 चीज़ें आपको बता सकता, मतलब वो कोई परीक्षा के लिए नहीं, इंटरेस्ट के लिए. सबसे पहले तो इंसेक्ट को क्या है? दे आर ओमनियोर, मतलब they are primary consumer as well as secondary consumer. Number 2, their exoskeleton is made up of chitin, and this chitin, which is a complex polysaccharide, is resistant even to the nuclear attack. तो और वो ऐसे स्टेबल है, तो इसीलिए वो जस्टिफाई हो सकते कि ज़्यादा है. The number of fungi species in world is more than combined total of species of Pisces, amphibian, reptile and mammal. अब देखो, अगर आपका क्वेश्चन है कि which taxonomic group has greatest diversity on earth, और ऑप्शन में अगर इंसेक्ट नहीं है तो हमारा उत्तर हो सकता, अगर इंसेक्ट नहीं तो फिर फंगाई. सो फंगाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड, उसकी डाइवर्सिटी कितनी है? अगर पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल की टोटल करो तो भी उससे ज़्यादा. फिगर 15.1 बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग स्पीसीज नंबर ऑफ मेजर टैक्सा. तो इस पैराग्राफ के हाइलाइट्स क्या है? सो द इंटरेस्टिंग फिगर्स एंड फैक्ट्स अबाउट द अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन करंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंटरी में 70% एनिमल, 22% प्लांट्स इंक्लूडिंग फंगाई. अमंग एनिमल, इंसेक्ट आर 70%, दैट इज 7 out of 10. तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस में है धरती पर? इंसेक्ट में, और 2 नंबर पे फंगाई में, क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल से अधिक है. नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम लेट अस लुक एट. एक बार ये नीट क्वेश्चन भी था ये डायग्राम. नाउ पहले हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की, म्हणजे पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स अँड मॅमल. सो आपण ॲनिमल्सबद्दल बोलतो आहे, आणि ॲनिमल्समध्ये व्हर्टिब्रेटमध्ये किती ग्रुप आहेत? 5.
पायसेस, ॲम्फिबियन, रेप्टाईल, एव्ज अँड मॅमल. आता बघा, मला जे दिसतं आहे कि रफली 50% तो एनिमल में है फिशेस. अब मुझे जो सेकेंड नंबर पे नज़र आ रहा है दैट इज द बर्ड्स. सो 1 फिशेस, सेकेंड बर्ड्स. अब थर्ड है रेप्टाइल्स में डाइवर्सिटी, और लगभग मैमल्स और एम्फिबियन सेम आ रहे, तो हम दोनों को 4 नंबर दे सकते. तो सर सगळ्यात जास्त फिशेसमध्ये डायव्हर्सिटी आहे, फॉलोड बाय बर्ड्स. बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स एंड देन मैमल्स प्लस एम्फिबियन. तो हे पिक्चर लक्षात ठेवा कि फिशेस 1 नंबर, 2 नंबर बर्ड्स. जब हम इन्व्हर्टिब्रेट की बात करें, म्हणजे पुन्हा ॲनिमल्स, पण आता इन्व्हर्टिब्रेट. तो बघा 70% इंसेक्ट झाले. अब अदर एनिमल ग्रुप, इसमें तो कोई नाम पर्टिकुलर नहीं है, तो मैक्सिमम इंसेक्ट. 2 नंबर पे आते हैं मोलुस्क. रिमेंबर, एनिमल किंगडम में भी ये लाइन आएगी कि आर्थ्रोपोडा रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी इन द एनिमल किंगडम फॉलोड बाय मोलुस्क, सेकेंड ग्रेटली डाइवर्स. सो दिस वॉज अबाउट वर्टिब्रेट. नाउ अबाउट इनवर्टिब्रेट. सो 1 नंबर इंसेक्ट्स, 2 नंबर मोलुस्क, 3 नंबर पे है क्रस्टेशियंस. क्रस्टेशियंस मीन्स द क्रैब, प्रॉन, लॉबस्टर, और फिर अदर्स. सो अदर्स एक्चुअली सेकेंड नंबर है. क्यों? क्योंकि उसमें सभी की टोटल आ गई अब, जैसे पोरीफेरा, सिलोंटरेटा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ते सगळेच आले. तो एनिमल्स का हो गया. अब चलो प्लांट्स में देखते. सो इन केस ऑफ प्लांट्स हमें ये नज़र आता है कि फंगाई इज 1 एंड एंजियोस्पर्म इज सेकेंड. रफली तो सेम दिख रहे, रफली वैसा देखा जाए तो वो सेम है, पर फिर भी हमें ऊपर बताया गया कि फंगाई आर रिचली डाइवर्स. सो 1 नंबर फंगाई, 2 नंबर एंजियोस्पर्म. अब 3 नंबर पे आते हैं, देखो अलगी. फिर रफली ब्रायोफाइट दैट इज मॉसेस, फर्न दैट इज टेरिडोफाइट्स एंड लाइकन, ये इक्वल है. तो इथे लक्षात काय ठेवायचं, फंगाई फॉलोड बाय एंजियोस्पर्म, और 3 नंबर एल्गी. सो इन केस ऑफ प्लांट 1 फंगाई, 2 एंजियोस्पर्म और 3 एल्गी. सो representing global diversity, proportionate number of species of major taxa of plant, invertebrate and vertebrate animal. It should be noted that
These estimates do not give any idea, any figure of prokaryotes, that is bacteria, blue-green alga. Remember की या ग्रेट डायव्हर्सिटीमध्ये अजून बॅक्टेरिया, ब्लू-ग्रीन अल्गा आपण गृहीत धरलेच नाही आहे. बायोलॉजिस्ट आर नॉट शुअर अबाउट हाऊ मेनी प्रोकॅरियोटिक स्पीसीज देअर माईट बी. तो सर मग ज्या 1.5 मिलियन रेकॉर्डेड आहे किंवा 7 मिलियन असू शकतात त्याच्यात प्रोकॅरियोट नाही आहे. नाही. बायोलॉजिस्ट आर नॉट शुअर अबाउट हाऊ मेनी प्रोकॅरियोटिक स्पीसीज आर देअर माईट बी. The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species, and many species are simply not culturable under laboratory condition. दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि हमारी टैक्सोनॉमिकल मेथोडोलॉजी जो है आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर की, तो वो नहीं है प्रॉपर माइक्रोबियल स्पीसीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए. और फॉर स्टडिंग, डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग वो माइक्रोब कल्चर तो होना चाहिए. लेबॉरेटरी कंडीशन में बहुत से स्पीसीज़ होती ही नहीं है. इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलिमिटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप, इफ़ वी एक्सेप्ट biochemical or molecular criteria for delimiting species for this group, then their diversity alone might run in million. म्हणजे समजा आपण मेथड बदलली, बायोकेमिकल ॲनालिसिस किंवा DNA ॲनालिसिस जर घेतला या स्पीसीजची बायोडायव्हर्सिटी चेक करायला, मग तर फक्त प्रोकॅरियोटचीच बायोडायव्हर्सिटी मिलियन्समध्ये जाईल. तो दे आर नॉट गिवन अ कन्सिडरेशन. Now, neat question. Although India has 2.4% of world's land area, माने भारत का भूप्रदेश दुनिया के भूप्रदेशों से केवल 2.4% आहे. म्हणजे भारताचं जे क्षेत्रफळ आहे ते जगाच्या क्षेत्रफळाच्या फक्त 2.4%च आहे. बट स्टील its share in global species diversity is very impressive. 8.1%. very 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 important. लिख लो, अंडरलाइन कर लो. So India's geographical area is 2.4%, but contribution in global diversity is 8.1%. That is what make our country one of the 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. तो 12 जो दुनिया की मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ है उसमें हिंदुस्तान भी है. 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया. तो ज्या 1.5 मिलियन स्पीसीज रेकॉर्डवर आल्या 15 लाख, तर त्याच्यात 45,000 प्लांट स्पीसीज आणि 90,000 ॲनिमल स्पीसीज, म्हणजे 1,35,000 1,35,000 स्पीसीज ह्या भारतातून सापडले. 15 लाखपैकी 1,35,000. हाऊ मेनी लिव्हिंग स्पीसीज आर ॲक्च्युअली वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम. और कितनी लिविंग स्पीसीज़ है जो राह देख रही है कि उनका भी खोज हो, नाम दिया जाए. इफ़ वी एक्सेप्ट द मेज ग्लोबल एस्टिमेट, दैट इज 7 मिलियन, ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हॅव बीन रेकॉर्डेड सो फार. तो आपण त्याचं जर ऐकलं रॉबर्ट मेचं, जो म्हणतो की 7 मिलियन स्पीसीज आहे, तर त्याच्यातल्या किती झाल्या 1.5 मिलियन.
so which is 22%. Applying this proportion to Indian diversity figure, can you estimate there are probably, so applying this proportion to Indian diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species, 3 lakh animal species yet to be discovered and described. सो 3 लाख ॲनिमल स्पीसीज म्हणजे आपल्याला या 90,000चं मॅग्निफिकेशन करावं लागेल आणि 45,000चं मॅग्निफिकेशन करावं लागेल. तो अजून भारतामध्ये 1 लाख प्लांट स्पीसीज असतील आणि 3 लाख ॲनिमल स्पीसीज असतील येट टू बी डिस्कवर्ड अँड डिस्क्राईब. Would we ever be able to complete the inventory of biological wealth of our country? क्या हम हमारे देश की जो धरोहर है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है, उसका रिकॉर्ड कभी कंप्लीट कर पाएंगे? कंसिडर द इमेंस मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर ऑफ टॅक्झॉनॉमिस्ट अँड टाईम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब. याचा विचार करा की किती लोक लागतील. सध्या तर फक्त 45,000 स्पीसीज माहिती झाल्या प्लांटच्या, त्या 1 लाख आहेत अजून बाकी. ॲनिमलच्या 90,000 झाल्या, त्या 3 लाख बाकी आहे. द सिच्युएशन अपियर मोर होपलेस व्हेन वी रिअलाइज दॅट लार्ज फ्रॅक्शन ऑफ दिस स्पीसीज फेस अ थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम. तो ही सिच्युएशन फारच निराशादायक वाटते त्यावेळी ज्यावेळी आपण याचा विचार करतो की त्यांना डिस्कवर करण्याच्या आधी ते नष्ट झाले तर. द नेचर्स बायोलॉजिकल लायब्ररी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कॅटलॉग दिस टाइटल ऑफ ऑल बुक स्टॉक देयर. तो हम कुदरत को अगर एक लाइब्रेरी मान के चले तो ये जल रही है और हम लोग पूरे किताबों के टाइटल भी अभी लिख नहीं पाए. सो नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कुड कॅटलॉग द टायटल्स ऑफ ऑल द बुक स्टॉक देअर. म्हणजे पुस्तकं वाचणे नाही, फक्त नावं लिहायला जरी सुरुवात केली तरी आपलं पूर्ण होणार नाही, कारण एक्सटिंक्शन एंडेंजरिंगचा रेट. तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे. थैंक यू.